हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। अगर हम बात करें सहाफ़ियों की, तो ये किसी भी मुल्क के कान और आंखें होते हैं। वो इसलिए कि हुकूमत वक्त को आईना दिखाते हैं, किसी भी माशरे की तरबियत और इस्लाह करते हैं। हमारी आज की मेहमान शख्सियत एक नामवर कालिम निगार और एक मशहूर सहाफ़ी हैं। तौफ़ीक़ात और हस्ब तौफ़ीक़ इनके कालमों के इंतखाबात हैं। सैर सपाटा और गोरी दुनिया के नाम से इनके 2 सफ़रनामे भी आ चुके हैं। आप में बहुत से दोस्त पहचान चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर तौफीक भट्ट साहब की, जो इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग लाहौर के शोबा सहाफ़त के सरबराह भी हैं। उनके घर के बाहर इस वक्त हम सब मौजूद हैं। अपने घर में वो इंतज़ार कर रहे हैं। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे और जानेंगे उनकी ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं को। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वालिदैन चाहते थे आप CSS करें, लेकिन आपका रुझान जो था वो सहाफ़त की तरफ था। तो ये इंस्पिरेशन क्या थी, वजह क्या थी इस बात की? बाकायदा तौर पे तो मैंने जर्नलिज्म नहीं की। मैंने अपने आप को कॉलम की हद तक रखा। अच्छा। अलबत्ता जो सहाफ़त का मज़मून मैंने इसमें मास्टर के लिए मैंने इसका इंतखाब इसलिए किया कि ये अर्ली 90s में बहुत ज़्यादा जर्नलिज्म की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा था और नए नए अखबारात आ रहे थे और PTV ने भी कोई थोड़ी अपनी पॉलिसी चेंज करके उसको एक जिद्दत देने की कोशिश की थी। तो जर्नलिज़म में, मीडिया में, पूरी दुनिया में और फिर पाकिस्तान में भी बड़ी तेज़ी से सहाफ़त की तरफ लोग आ रहे थे। अच्छा। वो कि इसके दोनों पहलू थे। जो एक जर्नलिज़म की एक ताकत है, या आप उसको कह लें मुस्बत ताकत या जो मनफी ताकत है, दोनों किस्म के रुझानात जो हैं वो मौजूद हैं हमारी सहाफ़त में। तो बहरहाल ये रुझानात जो हैं ये बहुत ज़्यादा सहाफ़त की तरक्की का बाइस बन रहे थे। और मेरा ये शौक़ भी था लिखने लिखाने का, आर्टिकल लिखने का। और मैं जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अपना हमारा जो मैगज़ीन है रावी कॉलेज का, मैं उसका भी असिस्टेंट एडिटर रहा, कॉलेज गज़ट का भी। तो ये एक जो जर्नलिज़म थी ये असल में इसका बिल्कुल स्टार्ट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हुआ था। फिर मैंने इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे अपनाया और इसमें मैंने मास्टर किया और फिर इसी सब्जेक्ट में मेरी सिलेक्शन हो गई पब्लिशर्स कमीशन में और मैंने FC कॉलेज ज्वाइन कर लिया। सहाफ़त पढ़ाने का फ़ैसला कब और कैसे किया? ज़ाहिर है जब मैंने इसको एज अ सब्जेक्ट ज्वाइन किया। अच्छा। और मास्टर किया इसमें, तो फिर इसी में मुझे पढ़ाना था कि 95-96 में जो है वो मेरी पहली पोस्टिंग FC कॉलेज में हुई थी। और उस वक्त 2 ही कॉलेज थे पूरे पाकिस्तान में जिनका नाम था, एक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और एक गवर्नमेंट FC कॉलेज। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ आपका 24-25 साल पुराना ताल्लुक़ है। आपने उन्हें बतौर हुक्मरान और बतौर इंसान किस तरह का पाया है? ये ताल्लुक़ उस वक्त हुआ था जब वो शौकत खानम हस्पताल की बुनियाद रख रहे थे, कैंसर हॉस्पिटल की। और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैं फ़र्स्ट ईयर का तालिब इल्म था और हमने वहाँ पे फ़ंड्स इकट्ठे किए थे शौकत खानम के लिए। तो तब एक दोस्ती का सिलसिला उनके साथ शुरू हुआ। फिर बाद में उस वक्त तो बिल्कुल ख्याल नहीं था कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे। बाद में फिर वो पॉलिटिक्स में आए और उनके लिए फिर एक हमने जद्दोजहद की, क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम ने, हम ये समझते थे कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो हम चाहते थे कि कोई तब्दीली आए, लेकिन वो तब्दीली जो है वो पता नहीं आई है या नहीं आई। इसका फ़ैसला तो सब लोग मिलके करेंगे और अगले इलेक्शन में ज़्यादा इसका बेहतर नतीजा सामने आ सकेगा। और उनकी ये खूबी कि वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और मैंने उनके साथ दूसरे मुल्कों में भी सफ़र किया, पाकिस्तान में भी बहुत सफ़र किया, बहुत ताल्लुक़ भी रहा।
तो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और पाकिस्तान के लोग बहुत बासलाहियत है। तो सिर्फ ये है कि हमें नीयत की कमी है। तो हम अगर नेक नीयत हो तो हम पाकिस्तान को बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं। सो वो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। गो कि अभी उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी हम तवक्को करते हैं या जिसकी लोग तवक्को करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश अभी जारी है। और अगर मैं समझता हूँ कि उन्हें आइनी मुद्दत जो उनकी इक़्तिदार की है वो पूरी करने का मौका मिला, तो मैं अब भी इस उम्मीद में, बल्कि किसी हद तक इस यकीन में मुब्तला हूँ कि वो शायद कोई ना कोई बेहतरी जो है वो ज़रूर लेके आएंगे जो हमारी उमंगों और उम्मीदों के मुताबिक होगी इंशाल्लाह। तौफीक साहब, आप समझते हैं खान साहब ने जिस तब्दीली का नारा लगाया था, क्या वाकई वो तब्दीली आ चुकी है? नहीं, देखें, मैं उन्हें पहले भी ये कहता था, इक़्तिदार से पहले भी जब मेरी उनसे मुलाकात होती थी तो मैं उनसे ये गुजारिश करता था कि ये जो आप पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि 100 दिनों में सब कुछ तब्दील हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। मुआशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हुआ है। ये 100 दिनों में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो आप ये 100 दिनों वाली बात ना किया करें। आप ये कहा करें कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो इक़्तिदार की आइनी मुद्दत है उनमें हम बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त करें। लेकिन वो अपनी इस बात पर अड़े रहे कि नहीं, 100 दिनों में अगर लीडर ईमानदार हो तो 100 दिनों में सब कुछ ठीक हो सकता है। अब लीडर को तो हम अभी तक बेईमान नहीं कहते, वो कि उसकी टीम में उनकी टीम में कुछ ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं जिन दयानतदारी के हवाले से जिन पे उंगलियां उठती हैं, लेकिन कम से कम अभी तक लोग इस यकीन में मुब्तला हैं कि ख़ुद इमरान खान एक ईमानदार आदमी है। तो तब्दीली अभी तक तो 2 सालों में तो किसी शोबे में तब्दीली नहीं आई। या मैं अगर बहुत ही ईमानदारी से आपके सवाल का जवाब दूं तो मैं ये कहूँगा कि तब्दीली ये आई है कि ख़राबी बढ़ गई है। तो लेकिन अभी उनके पास चूँकि 3 साल या पौने 3 साल उनके इक़्तिदार के हैं, तो देखें आगे चल के वो मुमकिन है कि अपनी गलतियों से सबक सीखें और वो कुछ ऐसा कर जाएं कि हमने जो उम्मीदें उनसे वाबस्ता की थी और उसके लिए जो है हमने बहुत जद्दोजहद भी की, मेहनत भी की, तो हो सकता है कि वो जो बाकी उनका अरसा इक़्तिदार अभी बाकी रहता है उसमें कोई ना कोई बेहतरी आ जाए। खान साहब के बारे में सुना है कि इतने सोशल नहीं है, मिलने मिलाने, शादी ब्याह की तकरीबात वगैरह पर वो नहीं जाते, जबकि आपके वालिद साहब के और वालदा के जनाजे में वो शरीक हुए थे, बल्कि आपकी बेटी की शादी में भी वो शरीक हुए थे। जब उनके आपके साथ इतने ज़्यादा ताल्लुकात हैं और इतना मिलना मिलाना है, तो उन्होंने आपको किसी बड़े ओहदे की ऑफ़र क्यों नहीं की? ये तो एक तवील दास्तान है कि ओहदे की पेशकश हुई और एक से ज़्यादा ओहदों की पेशकश हुई, लेकिन मैंने बड़े अदब से और बड़ी आजिज़ी से उनसे माज़रत कर ली। क्योंकि अगर मैंने कोई ओहदा ही लेना होता तो फिर मैं अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश के मुताबिक मैं सियासी की तरफ आ जाता। और ये मुझे ये ओहदों की कोई, मैं तो बुनियादी तौर पे एक टीचर हूँ और एक उस्ताद हूँ, और इससे बढ़ के मेरे लिए और कोई अहम ज़िम्मेदारी नहीं हो सकती कि मैं एक अंबिया के पेशे से वाबस्ता हूँ। और मेरे लिए सबसे बड़ा ओहदा जो है, गो कि हमारे मुआशरे में उस्ताद की इज़्ज़त और कदर नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक उस्ताद अगर सही मानों में अपना किरदार अदा करे ईमानदारी के साथ, तो उसके स्टूडेंट्स हमेशा उसकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं। तो मुझे जितने भी ओहदों की पेशकश हुई, अब मैं उनकी तफसील में अगर जाऊँगा तो वो ऐसे लगेगा जैसे मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, कि या वो तकब्बुर का एक पहलू आ जाता है कि मैंने वो चीज़ें जो हैं वो कबूल नहीं की। तो मुझे तो कबूल ना करने का लफ्ज़ भी अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मुझे कहा गया मैंने उससे माज़रत की। मैंने कहा नहीं, मैं अपने मकाम पे बिल्कुल ठीक हूँ, जो मैं कर रहा हूँ मुझे वही करना चाहिए। सुना है कि आपके कुवैत के वज़ीर आज़म और उनके आर्मी चीफ से ज़ाती ताल्लुकात हैं, लेकिन पिछले 10 साल से जिस तरह से उन्होंने कुवैती हुकूमत ने पाकिस्तानियों के वीज़ों पर पाबंदी आयद कर रखी है, तो इस सिलसिले में आप अपना कोई ज़ाती किरदार क्यों नहीं अदा करते? ये उनकी मोहब्बत है कुवैत के हुक्मरानों की, उनके जो
प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साहबजादे के साथ मेरी दोस्ती है और उनके जो आर्मी चीफ़ हैं बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और पाकिस्तान के साथ भी वो बहुत मोहब्बत करते हैं। और मेरी भी उनसे इस सिलसिले में बात हुई। इस सिलसिले में पाकिस्तानी जो हमारा सफारत खाना है, ख़ास तौर पे जब ग़ुलाम दस्तगीर साहब जो इस वक्त यूएई में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, वो इससे पहले जब कुवैत में थे तो उन्होंने बहुत कोशिशें की। मैंने भी उनसे बात की और वो इस चीज़ पे रज़ामंद भी होते हैं कि वाकई ये इससे लोगों को वहाँ पे जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है वीज़े की, बच्चियों के निकाह हुए हैं और भी बहुत सारे मसाइल हैं। मैंने इस सिलसिले में ज़ाती तौर पे भी उनसे बात की थी। तब उन्होंने बड़ी मोहब्बत से फरमाया कि हाँ हम इस मसले को जल्दी हल करेंगे। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि हमारी जो वज़ारत ख़ारजा है पाकिस्तान की, वो शायद इस सिलसिले में संजीदा कोशिशें नहीं कर रही। मेरे अपने ख्याल में कि अगर हमारी वज़ारत ख़ारजा, हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं और हमारे वज़ीर ख़ारजा और हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये बात मैंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात में कही भी थी, तो अगर ये बहुत ही संजीदा कोशिशें करें तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। कुवैत के जो हुक्मरान हैं वो बहुत ही, कुवैत के प्राइम मिनिस्टर भी और बाकी लोग भी पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। आपको ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट से खिताब करने का इतना बड़ा एजाज़ हासिल है, कैसे मुमकिन हुआ? ये जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहाँ पे जो हमारी सफ़ीर थी वो बहुत अच्छी खातून नायला चौहान, अब शायद वो रिटायर हो गई, बहुत ज़्यादा, और अब्दुल अजीज़ ओकेली अब शायद हमारे किसी मिनिस्ट्री में, शायद इंटीरियर मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी हैं। तो पाकिस्तानी उनके साथ बहुत मोहब्बत करते थे। वो भी पाकिस्तान से जब आता था तो उसको बहुत इज़्ज़त देते थे। तो वहाँ पे मेरे जो बहुत सारे स्टूडेंट एफसी कॉलेज के, हाफ़िज़ शाहिद इकबाल और फ़ाहद मलिक, तो ये वहाँ पे पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो इन्होंने ये सारा एहतमाम किया था और मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात थी कि उनकी पार्लियामेंट में जाना, उनके अरकान पार्लियामेंट से मिलना, बात करना, वहाँ पे अपने कल्चर के बारे में उन्हें बताना, हमारे पाकिस्तान में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उससे उनको आगाह करना। आपकी शादी को कितना अर्सा हो चुका है? हमारे 26 इयर्स। माशाल्लाह। पसंद की शादी या अरेंज्ड मैरिज? पसंद की नहीं, अरेंज मैरिज है। बिल्कुल भी नहीं देखा था इन्हें? नहीं। अच्छा, तो जब इनका रिश्ता तो क्या आपके मतलब क्या पूछा गया आपसे? वही जो घरेलू सवाल होते हैं कि बच्ची को खाना बनाना आता है, क्योंकि हमारा बच्चा बड़ा खाने का शौकीन है। तो मैं भी इंटरेस्टेड थी, कुकिंग वगैरह मैं करती थी घर में। अच्छा। तो बस इनके भाइयों से भी ज़्यादा थे तारक साहब ना, वो उन्होंने ही हमारा रिश्ता करवाया था। तो वो भी बड़ी शौकीन थी, उनकी वाइफ जो थी आंटी नाजली, तो बस वो हमारे घर आते थे, खाते थे, तो उन्होंने कहा कि ये तौफीक के साथ ठीक रहेंगी, ये तौफीक भी खाने का शौकीन है, ये भी बना लेती है। तो उन्हीं की पसंद में उन्होंने मुझे पसंद किया था। सालिया, अब पेरेंट्स में से ज़्यादा क्लोज किसके हैं? कोई मसला हो जाए तो शेयर किससे करती है? पहले वैसे मामा से करती हूँ और फिर वो पापा तक ऑटोमेटिकली चली जाती है, तो फिर दोनों से कर रही होती हूँ। वैसे अल्लाह का शुक्र है, सच कोई मसला नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में जो भी इश्यूज़ होते थे वो मैं पहले पापा से करती थी, तो वो मेरी हमेशा हेल्प करते थे उसको सॉल्व करने में। वैसे कोई सच मेजर मसला शुक्र हुआ नहीं कभी कि मुझे। कभी बिलाल के साथ कोई बात हो जाए, कभी लड़ाई हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो किसके साथ शेयर करती हैं? तौफीक साहब के साथ? सर खाती हूँ, वो मैं किसी के साथ नहीं करती। वैसे एज सच मेरी कोई बिलाल के साथ भी लड़ाई कभी नहीं हुई, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन अगर कभी हो तो वो मेरा बिलाल के साथ ही होता है। That's nice, that's good. बिलाल से भी मैं पूछती हूँ, बिलाल सास ससुर से डर लगता है? नहीं एक्चुअली माशाल्लाह, मैं अक्सर लोगों को कह भी रहा होता हूँ कि बड़ा इज़्ज़त का रिश्ता होता है सास ससुर का, और हमारे माशरे में थोड़ी सी वो भी है कि नहीं, एक डिस्टेंस रहना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास ने भी और मेरे ससुर ने माशाल्लाह काफ़ी इज़्ज़त दी भी है और मेरे साथ इतने हमेशा फ्रैंक रहे भी हैं कि मुझे कभी वैसी फीलिंग नहीं आई
अक्सर अंकल कहती है मेरे बेटा कि आप मेरे दामाद नहीं, आप मेरे बेटे की तरह, और अच्छा लगता है सुनने में भी, और उन्होंने हमेशा ऐसा रखा भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी फीलिंग आई तो नहीं है। राहिल, डर लगता है अबू से? नहीं। पहले लगता था? नहीं। कभी भी डांट नहीं पीटी थी? नहीं, डांट तो पड़ती है, हाँ। लेकिन डांटने के बाद खुद ही 10 मिनट बाद आ जाते हैं कि चलो आओ खाना खाने चलें या कहीं पे भी साथ ले जाएंगे, तो वो फिर इसलिए डर ख़त्म हो गया। पता क्या, वो भी खाने पे चले जाना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, स्टडीज़ में कैसे हैं? स्टडीज़ में थोड़े स्ट्रिक्ट थे पहले यूनिवर्सिटी लाइफ तक, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब आया हूँ उसके बाद नहीं। उसके बाद ने कहा आप जो बनना चाहते हो बन जाओ। क्या ड्रीम्स हैं? अपने वालिद साहब की तरह एक टीचर बनना चाहते हैं या कुछ और? नहीं, कुछ और है। जितने मेरे वालिद साहब को इज़्ज़त मिली है, अल्लाह ने जितनी इज़्ज़त दी है उतनी इज़्ज़त शायद ही किसी की मैंने अभी तक देखी है। तो उतनी इज़्ज़त कमाने का शौक़ तो है, लेकिन दुआ ही कर सकता हूँ। मतलब पता है कि इस तरह जितना अल्लाह ने उनको दिया, हमारा मुश्किल है, मेहनत कर सकते हैं और बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। नहीं, अल्लाह आपको मेरे से ज़्यादा, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको मुझसे ज़्यादा आगे लेके जाए और मुझसे ज़्यादा कामयाब करे। हर वालिदैन की औलाद के लिए यही दुआ होती है और आपके लिए भी मेरी यही दुआ है। तौफीक भट्ट साहब ने घर में मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे भी पाल रखे हैं। आपको घर में परिंदे जानवर रखने का भी शौक है? जी, ये मुझे शुरू से ही बहुत शौक था। पहले तो मुर्गियाँ पालता था, देसी मुर्गियाँ रखने का बड़ा शौक था, लेकिन फिर ये हुआ कि जैसे जैसे घर बड़ा होता गया वैसे वैसे फिर परिंदे ज़्यादा होते गए। तो अब मोर भी हैं, देसी मुर्गियाँ भी हैं, कुछ ये आप देख रही होंगी ये हमारी कूंजियाँ हैं। तो ये सारे मेरे फैमिली मेम्बर हैं असल में। तो जिस तरह मैं फैमिली को लुक आफ्टर करता हूँ, इन्हें भी करता हूँ, तो मैं इन्हें अपना फैमिली मेम्बर ही समझता हूँ। प्रोफेसर तौफीक भट्ट साहब रोज़ाना घर से ऑफिस जाते हुए पहले अपने वालिदैन की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी ज़रूर करते हैं। आपने 2 सफ़रनामे भी लिखे हैं, उनके बारे में आप हमें बताइए। ये एक तो मेरा मिडल ईस्ट का, जो मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड का सफ़रनामा, और उसमें ये यूएई भी शामिल है, इसका सफ़रनामा था। और दूसरा मेरा जो है वो यूरोप का गोरी दुनिया के नाम से मेरा सफ़रनामा जो है। तो और इसके अलावा मेरे जो कालमों के इंतखाब हैं हस्ब तौफीक और तौफीकात के नाम से, और अभी एक शेरी मजमुआ भी मेरा छप रहा है शायरी के हवाले से भी। तो वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले चंद महीनों में मेरा शेरी मजमुआ भी छपेगा। कॉलेज पहुंचे और तलबा को लेक्चर दिया। हस्ब तौफीक और तौफीकात, आपके जो 2 इंतखाबात हैं, ये किस तरीके से शुरू हुए, कब शुरू हुए? ये जो कॉलम है हस्ब तौफीक, ये मैंने पहला कॉलम लिखा था मेरे दोस्त भाई और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हमारे प्रोफेसर थे असगर नदीम सैयद, बहुत मशहूर ड्रामाटिस्ट है। तो उनकी बेगम की डेथ हुई थी, ज़्यादा उनको ऑपरेशन की वजह से एनेस्थीसिया ज़्यादा मिल गया था, उस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ पे मैंने पहला कॉलम लिख के मुजीबुर रहमान शामी साहब को भेजा था। तब मुझे पता नहीं था कि ये मैंने कॉलम लिखा है, मुझे पता ही नहीं था मैंने क्या लिखा है। तो शामी साहब ने कहा कि ये आप
आपका तो कॉलम बड़ा खूबसूरत है और आप रोज़नामा पाकिस्तान के लिए लिखा करें। फिर मैंने रोज़नामा पाकिस्तान के लिए लिखना शुरू किया, बहुत साल वहाँ लिखा। और ये जो नाम है हस्ब तौफीक, ये नाम मुझे हमारे नामवर मशहूर मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब का बख्शा हुआ है, अता किया हुआ है उनका नाम मुझे। सुना है कि आप शायरी भी करते हैं, कुछ अर्ज़ कीजिए। शायरी, हाँ शायरी बहुत की, लेकिन पता नहीं क्यों बहैसियत एक शायर के अपनी शनाख्त करवाने में मुझे कुछ अजीब सा लगता है। हालांकि बड़े बड़े शायर हैं जिनसे मैं मुतासर भी हूँ। और बहरहाल शायरी मैंने की तो मैं एक गज़ल के 2-3 शेर जो मुझे याद इस वक्त हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। हम अभी सफ़र में हैं तो वो सफ़र के हवाले से वो 2-3 शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि हुई है गुम यूं नज़र सफ़र में, हुई है गुम यूं नज़र सफ़र में, गुज़र गया दिन सफ़र सफ़र में। हुई है गुम यूं नज़र सफ़र में, गुज़र गया दिन सफ़र सफ़र में। और तवील दुख झेलने पड़े हैं, तवील दुख झेलने पड़े हैं, हयात के मुख्तसर सफ़र में। ना कोई तारा ना कोई जुगनू, ना कोई तारा ना कोई जुगनू, ये खो गए हम किधर सफ़र में। और सफ़र पे तौफीक कैसे निकलूं, सफ़र पे तौफीक कैसे निकलूं, कि याद आता है घर सफ़र में। हुई है गुम यूं नज़र सफ़र में, गुज़र गया दिन सफ़र सफ़र में। दोस्त किस तरह के बनाना पसंद करते हैं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैं अपने जैसे दोस्त बनाना नहीं पसंद करता और मैं चाहता हूँ कि मुझे मुझसे अच्छे दोस्त मिले। जाहिर है ये अब पता नहीं मुमकिन है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं और बहुत ही कदर और इज़्ज़त करने वाले लोग हैं और मैंने हमेशा ऐसे ही लोगों को अपने करीब रखा जो दूसरों की इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि मेरी तरबियत भी इस तरह की हुई है। मेरे पेरेंट्स ने की कि मैंने हमेशा लोगों को इज़्ज़त देने की कोशिश की और मेरे वाले साहब कहा करते थे दूसरों को इज़्ज़त वही देता है जिसके अपने पास होती है। वही चीज़ कोई किसी को दे सकता है ना जिसके पास कोई हो। मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब की तारीखी हवेली पहुंचे और मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब से मुलाकात की। ये सब आपके आबा अजदाद का ताल्लुक अंदरून से है। आप अभी तक इस खूबसूरत सी हवेली में आप अंदरून में रहते हैं। आपने इंडस्ट्री की इतनी उसमें इतनी खिदमात हैं आपकी, आप इतना काम किया है, इतना नाम बनाया है पूरी दुनिया में। जब कोई टैलेंट अंदरून से अपीयर होता है, निकलता है, नमूदार होता है, तो आपकी क्या सपोर्ट होती है, आपकी क्या उसके लिए आगे फ्यूचर प्लानिंग होती है? ये तो एक जाहिर बात है कि क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक अंदरून से है, यहाँ से कोई भी टैलेंट होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, साहिर अली बग्गा का सबसे बड़ा एग्जांपल है। ओल्ड सिटी से ताल्लुक स्टार्टेड विद मी। जब मैंने विरसा प्रोग्राम शुरू किया तब से अब तक साहिर अली बग्गा जो हैं उन्होंने मेरे साथ उस सारे प्रोग्राम की, उन्होंने सारी साउंड इंजीनियरिंग की, उसकी म्यूज़िक अरेंजमेंट की, बहुत सी कॉम्पोजिशंस भी की। टुडे माशाल्लाह इज़ आल्सो सिंगर। इसी तरह अनीस थे, हमारे अंदरून शहर के शायर थे, बड़े मशहूर उन्होंने गाने लिखे, जिस तरह अपना मैं तेनू समझावा की। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट अवे। तो मेरी हमेशा ओल्ड सिटी के अंदर से जो भी एक अगर कोई है तो एक तो मैं आई एम वेरी इजीली अप्रोचेबल, मेरे को मसला नहीं है, कोई जो मर्जी उठ के कैन कम एंड सी मी। मैंने को अपने आप को कोई एज अ प्रिविलेज नहीं रखा हुआ कि भी हर कोई मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारा बुज़ुर्गों का शुरू से एक तौर तरीका भी यही था और शहर में रहने का तरीका भी है। मेरा ही घर है, मेरा घर पर ये जो साथ वाला जो सबसे बड़ा जो कोर्टयार्ड है वो सारे शहर के लिए हाजिर है। जब किसी की खुशी, गमी, शादी कुछ भी हो तो इधर ही होती है।
ये एक वी लिव हियर लाइक अ फैमिली। यहाँ वो जो माहौल गुलबर्ग डिफेंस वाला नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि साथ वाले घर में कौन है। यहाँ जो है सिलसिला वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वी लिव लाइक अ फैमिली। उधर से मुझे कहीं से साथ वाले घर से अच्छे खाने की खुशबू आ गया तो मैं मांग लेता हूँ कि मैंने भी थोड़ा जा भेज दो, यू नो। सो एक माहौल है, सब एक दूसरे को जानते हैं। और हालांकि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो गई हैं, बड़ी कमर्शलाइजेशन भी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद जो शहर के अंदर लोग, जो मैं तो कहीं और सोच ही नहीं सकता कि मैं कहीं और रहता हूँ। आई वुड फील वेरी अनकम्फर्टेबल, आई वुड फील एलिएनेटेड। हालांकि मैं इतने साल इस हवेली से बाहर भी रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मेरी जो रूट्स थी और मेरी जो मेरा दिल था वो यहीं था, इसीलिए आके मैंने इसको आबाद भी किया। ये 40-50 साल से खाली पड़ा हुआ था, काफ़ी हिस्सा इसका गिर भी गया। मैंने इसकी सारी रेस्टोरेशन भी की और देन आई स्टार्टेड लिविंग हियर। और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया फिर इसके इर्द गिर्द ही आबाद हो गई। फिर आप देखें कि बसंत भी आ गई और अब लोगों को ओल्ड सिटी का अब वॉल्ड सिटी अथॉरिटी भी बन गई। उसका भी मैं जो वॉल्ड सिटी के बोर्ड का मैं मेंबर भी हूँ, और उनकी जो वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जो हेरिटेज कमेटी है उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। सो आई कीप माई सेल्फ इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ द वॉल्ड सिटी। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में कोई भी हो, कहीं भी टैलेंट हो, अगर मेरे पास वो आ जाता है या मुझे पता लगता है तो मैं खुद उसके पास चला जाता हूँ। मुझे ये नहीं होता कि भी वो मेरे पास ही चल के आए। आई कॉल देम कि भी तुम आओ, आई थिंक यू हैव दिस पोटेंशियल एंड यू कैन। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, चाहे वो गाने वाला हो या कोई एक्ट्रेस हो या कोई मॉडल हो या कोई शायर हो, एनीथिंग दैट, या किसी किस्म का भी टैलेंट हो। तो मैं डेफिनेटली आई एम इन अ पोजीशन कि मैं अगले बंदे को, मैंने क्या करना होता, अगर मैं देखता हूँ कि जी ये फलां में ये एक टैलेंट है, मैं उसको उस बंदे के पास भेजता हूँ कि जो उसको पॉलिश कर सके और आगे ले जा सके। मैं तो खुद हर चीज़ नहीं खुद कर सकता। तो भट्ट साहब भी हमारा एक बहुत बड़ा टैलेंट है अंदरून शहर का, और मेरे बिल्कुल छोटे भाई हैं, और एक मेरी बरादरी भी है। सबसे बड़ी बात ये है मैं थोड़ा सा ज़रा एक बरादरी परस्त इंसान भी हूँ। माशाल्लाह से अल्लामा इकबाल साहब के नवासे हैं, लिखना लिखाना विरासत में मिला है, तख्लीकी इंसान हैं आप। प्रोफेसर साहब की, प्रोफेसर तौफीक भट्ट साहब की जो शख्सियत है, इन्होंने किस तरीके से आपको मुतासिर किया है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लिखते हैं सच लिखते हैं। आजकल के ज़माने में यही सबसे बड़ी एक चीज़ है कि आप दिल से लिखें और आप सच लिखें। और ये मैंने देखा है कि एक किसी से मुतासिर नहीं होते जी। कोई कितना बड़ा आदमी हो, कोई कितना छोटा हो, जो सच है वही लिखते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस दौर में हम रह रहे हैं कि जहाँ सारा दौर ही झूठ का है, कोई चीज़ जो है वो वो उसमें कोई सच्चाई जो है वो क्या कहते हैं वो नज़र नहीं आती। इसलिए मैं बहुत कम जो कॉलम है वो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन इनका मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। ज़िंदगी में आप किस शख्सियत से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं? देखें, सबसे ज़्यादा मुतासर तो बहैसियत मुसलमान हमें होना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और मैं भी उनसे बहुत मुतासर हूँ। और मैं हर मुमकिन हद तक ये कोशिश करता हूँ खाने पीने में, उठने बैठने में, मिलने मिलाने में, ख़ुसूसन अखलाकियात के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करूँ। तो मैं उनसे बहुत मुतासर हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि अपनी ज़िंदगी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारूं। जी।
उसमें मुझे नाकामी होती है, कभी कामयाबी हो जाती है, लेकिन बहरहाल मेरी ये कोशिश होती है। ये तो दीनी एतबार से मुसलमान की हैसियत में, और दुनियावी लिहाज से मैं अपने वालिद साहब की सादगी से और अपने वालिद साहब के मेहनत करने के जज्बे से और उनकी ईमानदारी से मैं बहुत मुतासर हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मैंने इतना कुछ अपने बड़े बड़े दानिश्वर जिनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला या इत्तफाक हुआ, उनसे इतना कुछ नहीं सीख सका जितना कुछ मैंने अपने अनपढ़ वालिदैन से सीखा। आपको म्यूज़िक किस हद तक पसंद है? क्या आप गुनगुनाते भी हैं? म्यूज़िक तो मुझे बहुत पसंद है, और मलका तरन्नुम नूरजहां मुझे बहुत पसंद हैं। मुझे नुसरत फ़तेह अली ख़ान बहुत अच्छे लगते हैं। मेहदी हसन साहब बहुत पसंद है मेरा। मेहदी हसन साहब के साथ बहुत ताल्लुक़ भी रहा है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ भी बड़ा ताल्लुक़ रहा है। और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने आपदा परवीन, अताउल्लाह सखेलवी, सुरैया खानम, ए नैयर, इन सब ने तो मेरे वलीमे पे बाकायदा परफॉर्म भी किया था, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह लता और रफ़ी और मुकेश मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं उनके गाने सुनता हूँ और ख़ुद भी थोड़ा बहुत कभी गुनगुना लेते हैं। ज़ाहिर है, एक जब आप इतने बड़े बड़े गुलकारों को सुनते हैं और आप उनसे मुतासर भी हैं, तो फिर कभी कभी कोई गुनगुना भी लेते हैं, कभी छोटा मोटा गीत गा लेते हैं। सुहेल बड़ाई साहब के घर पहुंचे, जहां उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। बड़ाई साहब, आप एक इतने बड़े अखबार के एडिटोरियल हैं। आपने इतने सारे कॉलम निगारों की तहरीरों को, उनके कॉलमों को एडिट किया है, पढ़ा है, खुद भी ये काम किया है। तौफीक भट्ट साहब के कॉलमों में आपने कौन सी खसूसियात को पाया? भट्ट साहब जैसी शख्सियत हैं, मरंजा मरंज हैं, दोस्तों का बड़ा हल्का है इनका, और इनकी ख़ास बात यह है कि अपने दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं। और जो इनकी शख्सियत में मुझे सब चीज़ अच्छी लगी, और वही कॉलम में भी नज़र आती है कि जो इनका दोस्त है वो इनका पक्का दोस्त है, उसके लिए ये आखिरी हद तक जाते हैं, और जिस किसी से इनका मामला ठीक ना हो उसके लिए भी आखिरी हद तक पीछे जाते हैं उसके। और अक्ल खरे हैं बिल्कुल, जो इनके दिमाग में आता है, जो सोचते हैं वो लिख देते हैं। ये नहीं करते कि मसलियत से, हमारे बहुत सारे लोग मसलियत से काम लेते हैं, इनकी मसलियत मेरा ख्याल है बहुत थोड़ी देर कायम रहती है, फिर मसलियत को फाड़ कर ये जो हकीकत होती है वो क्या ही देते हैं। एफसी कॉलेज में आपके बहुत सारे दोस्त आपके साथ थे, जिनमें से भट्ट साहब भी आपके एक दोस्त थे। उस ज़माने से लेकर आज तक आपने इनको किस तरह का इंसान पाया है? भट्ट साहब ने अपने रुतबे को बढ़ाया है वक्त के साथ। अपनी एक तरफ तो कॉलम जो था उसको आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पहले से बेहतर किया, और मेरा ख्याल है कि अब पुलिस पर तो शायद ये अथॉरिटी है। अगर किसी ने पाकिस्तान की पुलिस के बारे में ये पूछना हो कि फ़लाँ अफसर कौन है, फ़लाँ अफसर के क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हैं, तो शायद भट्ट साहब से बेहतर नहीं जानता। और दूसरी बात मैंने बताई कि इनके जो दोस्त अहबाब हैं वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, क्योंकि भट्ट साहब उन्हें खसूसी उनका ख्याल रखते हैं, और वो बड़ी लायल हैं भट्ट साहब के साथ इनके दोस्त, क्योंकि ये इतने लायल हैं तो वो भी लायल हैं। और मैंने देखा है कि जो इनका दोस्त एक दफ़ा इन्हें मिल गया है, वो आया है तो उसके इतने चाव लाड और प्यार करते हैं उससे कि वो फिर हमेशा इनका हो रहता है। तो ये इनकी ख़ास खूबी है भट्ट साहब। आपके लिए ये कैसे दोस्त हैं? भट्ट साहब मेरे लिए तो कुलीग हैं, भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, और मैं हालांकि शायद मुनासिब नहीं होता अपने कुलीग को कोई एडवाइस करने की, लेकिन जिससे आपको प्यार हो आप उसको एडवाइस भी करते हैं। तो मैं कभी कभार जो चीज़ देखूं इन्हें हल्का सा कान में
वो अपनी एडवाइस गलत या सही जो भी होती है वो दे देता हूँ, और ये भी बड़ी मेहरबानी करते हैं कि ये सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब के ऑफिस पहुंचे और इनसे मुलाकात की। शामी साहब, आप तौफीक भट्ट साहब को कितने अरसे से जानते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसे मालूम होता है कि मैं इनको हमेशा से जानता हूँ, यानी इनकी जो शख्सियत है वो मेरे दिल में भी है और मेरी आंखों में भी है। आपने इतना अरसा इनके साथ काम भी किया है, उस वक्त के तौफीक भट्ट में और आज के तौफीक भट्ट में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, मुझे ये शर्फ हासिल है कि रोज़नामा पाकिस्तान से तौफीक भट्ट साहब जो हैं उनकी कालम नगारी का आगाज़ हुआ। उस वक्त क्योंकि इन्होंने इस मैदान में कदम रखा था और आज ये इसके एक बड़े पहलवान बन चुके हैं, तो जो फ़र्क होना चाहिए यानी पहले कॉलम में और फिर सैकड़ों हज़ारों कॉलम लिखने के बाद वो इनमें भी है। अब ये बहुत ग्रो कर चुके, लेकिन देखिए, एक तो इनकी जुर्रत, दूसरे इनकी इंफॉर्मेशन और तीसरे बेखौफी। ये तो पहले दिन भी ऐसी थी और आज भी माशाल्लाह ऐसी है। क्या बात। इनके पास जो मालूमात होती हैं उनको इस्तेमाल करने का सलीका जानते हैं और पूरी जुर्रत के साथ अपनी बात कह सकते हैं, किसी को खातिर में नहीं लाते। मैं डर जाता था बाज़ औक़ात, ये नहीं डरते थे। मैं इनको कुछ समझाता था कि भाई जरा ऊंच नीच दाएं बाएं कुछ देख भी लिया करते हैं। अच्छा। कुछ आपको मालूम है कि ये फिर एक सरकारी मुलाजिम भी थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये जो कारगाह है इश्क है इसमें कुछ नहीं देखना, बस अपनी करके रहना है। तो इस लिहाज से मुझे इनसे मोहब्बत हुई और आज तक है। इनकी बेसाख्तगी, इनकी बेबाकी और सूदो ज़िया से बेपरवाह होकर बात करने का जो अंदाज है, उसने इनको एक ऐसा मुकाम अता किया है जिसको हम बस ऐसे आंखें ऊपर करके और सर ऊपर करके देख सकते हैं और रच कर सकते हैं। तौफीक भट्ट साहब, जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो, दिल में तमन्ना हो कि पूरी हो जाए? वो क्या कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी मेरी ख्वाहिश है जो अब तक पूरी ना हुई हो, सिवाय इसके कि मैं ये दुआ करता हूँ और ये ख्वाहिश भी है कि अल्लाह पाक मुझे मुकम्मल तौर पे उस रास्ते पे चला दे जो अल्लाह पाक का एक पसंदीदा रास्ता है। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि जो एक ज़िंदगी में हर हवाले से, ख़ास तौर पे अखलाकी हवाले से जो एक कमियां कोताहियां हैं, वो मैं पूरी करने की कोशिश करूं। और मैं बहुत कुछ जिस तरह मैंने सीखा, और मैंने कहा मैं अभी शामी साहब के पहलू में बैठा हूं, तो इन्होंने मुझे एक जो बैलेंस होता है चीज़ों में और रिश्तों में भी और तल्लकात में भी, ये मैंने शामी साहब से सीखा और उसको मैं अपनाने की कोशिश भी करता हूँ और करता रहूँगा। क्योंकि मुझे अगर किसी एक मुनफरद मकाम पे पहुँचना है अल्लाह के फजल से, तो फिर मुझे ऐसे जो मेरे बड़े हैं उनके जो नसीहतें हैं या उनकी जो बातें हैं उन पर मुझे अमल करना चाहिए। और यही मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो इनका किरदार है या जो इनकी ज़िंदगी हमारे सामने है, ख़ास तौर पे इनकी जो जद्दोजहद है, उसको अपने लिए माशाअल्लाह राह बनाऊं। थैंक यू वेरी मच जी, आप तशरीफ़ लाएं और आपने बहुत टाइम दिया, आपने मेरी इज़्ज़त अफजाई की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, आप भी अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज प्रोफेसर तौफीक भट्ट साहब के साथ जो पूरा दिन हमने गुजारा
और उनकी ज़ात के जो इतने सारे पहलू हमने जाने, इस अंदाज से ना तो आज से पहले मैं जानती थी और ना ही आप। यकीन कीजिए कि मुझे बहुत ही मज़ा आया और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। अपना कीमती फीडबैक देना मत भूलिएगा और हमारा अगला शो ज़रूर देखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।